टकराव हुआ था, यानी कि थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। लेकिन उसके बाद इस लड़ाई ने कभी भी अपने आप में कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि ये बढ़ती ही गई। और फिर थक हार कर मैंने ई मित्र को छोड़ने का फैसला किया। लेकिन मैंने जिस दुकान में इतने दिन काम किया था, उसमें काम करते हुए मुझे आज 5 साल हो गए थे। और इन 5 सालों में मैंने उस दुकान में काफ़ी जानकारी बढ़ाई थी और ज़्यादातर लोग मुझे ही जानते थे। उन्हें लगता था कि ये ई मित्र मेरा ही ई मित्र है। लेकिन फिर जब मैं उस दुकान से रिहा लेकर निकल गया, तब वहाँ स्टूडेंट का आना कम होने लगा। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे दूसरी जगह पर ई मित्र खोलना चाहिए, और इसके लिए मुझे किसी अच्छी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर मैं अपना ई मित्र खोल सकूँ। फिर मुझे एक लड़के ने गन्ने की जूस की दुकान के बारे में बताया। उसने बताया कि पहले वहाँ एक गन्ने की जूस की दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब वो दुकान वहाँ से उठ चुकी है। और अब ये सही मौका है उस दुकान पर अपना हक जमाने का, क्योंकि उस जगह का किराया काफ़ी ज़्यादा भी नहीं था तो काफ़ी कम भी नहीं था। मैंने सोचा कि थोड़े दिन किराए पर काम करता हूँ, उसके बाद मैं इस जगह को खरीद ही लूँगा। तो मैं उस जगह के मालिक से मिला, तो उसने मुझे इस जगह के बारे में कुछ बातें बताईं। उसने कहा, यहाँ पर जो काम करता है वो अच्छी कमाई तो कर लेता है, लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहता। हमारे इस दुकान के पीछे लोगों ने इसके नीचे दबाई गई कुछ चीज़ों के बारे में गलत सलत बताया है। कहते हैं कि इस दुकान के नीचे किसी लाश को दफनाया गया है। लेकिन किसी की भी बात पर इतनी जल्दी विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन भाई साहब, आप इतने बड़े आदमी होकर इन शुभ अशुभ चीज़ों में विश्वास करते हैं? तो फिर उस आदमी ने कहा, मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन किसी को भी पहले ही सतर्क कर देना मेरा काम है। अगर बाद में उसके साथ कुछ गलत होता है तो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार मैं खुद को ही मानता हूँ। उसका जिम्मेदार वही होता है जो मेरी बात न मानकर वहाँ काम करता है। मैं उस आदमी की बात से एग्री करने लगा। फिर उस आदमी ने कहा, देखो भाई साहब, मैं इस जगह का किराया नहीं लूँगा। 1 महीना मैं आपको ऐसे ही काम करने को देता हूँ। अगर आप ढंग से काम कर पाए तो अगले महीने से किराया दे देना। मुझे ठीक से तो याद नहीं है, लेकिन शायद उस आदमी का नाम मणिलाल था, जो पैसों से काफ़ी ज़्यादा अमीर था और एक सुनार की दुकान का मालिक भी था। और वैसे भी एक सुनार कम पैसों वाला कहाँ होता है। उस आदमी की कमाई बहुत ही ज़्यादा थी। फिर मैं उस आदमी के घर से निकला और फिर वापस से अपने घर लौट आया। दूसरे दिन मैंने उस जगह की जांच पड़ताल की, तो मैंने देखा कि जगह दिखने में एकदम सही थी, न ही किसी चीज़ की कमी थी। यहाँ पर और तो और दुकान भी एकदम पॉइंट पर थी। जहाँ से कॉलेज की गली स्टार्ट होती थी, वो दुकान बिल्कुल उसी के पास सटी हुई थी, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। अब मैं उस दुकान में हर हालत में काम करना चाहता था, इसलिए मैंने हर कोशिश को अंजाम देकर उस दुकान में काम करने के लिए खुद को रेडी कर लिया। और उसके दूसरे तीसरे दिन बाद मैंने सारी मशीनों का भी इंतज़ाम कर लिया। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाले रतन लाल जी से उस जगह के बारे में पूछा था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि सही मुहूर्त होने पर उसके बारे में मुझे बता देंगे। लेकिन उनके मुहूर्त के चक्कर में अब मैं लेट नहीं करना चाहता था, तो मैंने जल्द ही काम स्टार्ट कर दिया। शायद दूसरे दिन ही जब काम स्टार्ट हुआ तो ई मित्र पर भीड़ लगने लगी। दोस्तों, यकीन मानिए, उस दिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि मैं अकेला उस भीड़ को काबू में नहीं कर पाया। मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी थे जिनको मैं 3-4 साल से लगातार काम दे रहा था। उस दिन मैं रात के तकरीबन 8:30 बजे तक काम करता रहा और फिर दिन में काफ़ी ज़्यादा थकावट होने के कारण मुझे निकलना पड़ा। ऊपर से घर भी थोड़ा दूर था। खैर, जब मेरा काम शुरू हो चुका था तो इस पर ब्रेक लगाना तो नामुमकिन ही था, क्योंकि अब मैं कहाँ रुकने वाला था। लगातार 5 या 6 दिन तक सब कुछ एकदम सही चलता रहा और साथ ही मुझे एक अच्छी रकम भी मिलने लगी। मैंने 6-7 दिनों के अंदर अंदर 10,000 रुपये की इनकम ले ली थी, जो कि मेरे लिए इस समय बहुत बड़ी बात थी। मेरी इतनी अच्छी इनकम हो गई थी कि मैं पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था। मैंने उस दिन से काम रेगुलर करना स्टार्ट कर दिया और अब धीरे धीरे अच्छी और मोटी रकम भी लेने लगा। लेकिन कहते हैं, जब जिंदगी का पहिया अच्छे तरीके से घूम रहा होता है तो कहीं तो ब्रेक ज़रूर आता है, और उस ब्रेकर पर एक बार हमारी गाड़ी धीमी पड़ जाती है। इस बार मेरे सामने कोई ब्रेकर तो नहीं आया, लेकिन एक गहरा गड्ढा ज़रूर आया, या फिर यूँ कहें कि ज़िंदगी में एक गहरी मुसीबत आ गई, जिससे लड़ते लड़ते आज भी मैं थका हुआ हूँ। वैसे तो मैं दिन में काम करके तकरीबन 7 बजे के आसपास ही निकल जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे दुकान से निकलते वक्त काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता था। पर अब मैंने दुकान के काम को बढ़ा दिया था। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हम 2 जने मिलकर उस ई मित्र पर काम करने लगते थे।
फिर भी हम पूरा काम निपटा नहीं पाते थे। लेकिन एक रात मेरे साथ उस ई मित्र पर एक अजीब सी घटना हुई। दरअसल मैं पूरे दिन काम करते करते अब थक चुका था, इसलिए मैं वहीं ई मित्र पर लेट गया। काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाने के कारण मैंने सोचा कि 10 से 15 मिनट आराम करके फिर निकल जाऊंगा। और फिर मैं उसी ई मित्र के ऊपर पड़ी एक टेबल पर अपना सर रखकर सोने लगा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को अपने कोमल कोमल हाथों से छू रहा है और मुझे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी का एहसास हो रहा था। मैंने झट से अपनी आंखें खोली तो मुझे ई मित्र से बाहर कोई निकलता हुआ नजर आया। फिर मैं जल्दी से उठा और ई मित्र के बाहर देखने लगा तो दूर दूर तक वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं था। इस बात ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी मेरे साथ जो हुआ था वो कोई हकीकत थी। दोस्तों, ये वो रात थी जिसके बाद मेरी ज़िंदगी में बदलाव आने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन पूरी रात मेरे दिमाग में उसी बात की चर्चा होती रही कि अचानक ही वहाँ क्या हुआ था जो मुझे समझ में नहीं आया। एकदम से पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ गया था और पूरे शरीर में एक अजीब सा संचार बन गया। उस वक्त मैंने इस बात को अपने दिमाग से निकालने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वही कोमल कोमल उंगलियां मुझे महसूस हो रहे थे। इस बात को बार बार दिमाग से निकालने की कोशिश जारी रहती, लेकिन मैं इस बात को निकाल ही नहीं पाता। फिर जब रात को मैं सोया तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा लगा कि कोई है जो मेरे बगल में लेटा हुआ है। लेकिन जब अपना मुंह फेर कर अपने बगल में देखता तो मुझे वहाँ कोई भी नजर ही नहीं आता। और सच में ये चीज़ हर किसी को डरा कर रख देने वाली घटना थी। उसके दूसरे दिन जब मैं अपनी नींद से उठा तो मुझे अपने शरीर पर भारी भारी वजन लगने लगा। ऐसा लग रहा था मानो कि मैं पूरी रात कोई काम करता रहा हूँ। उस दिन मेरी हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा शरीर टूट गया हो। खैर, उसके बाद किसी तरह से मैं अपनी बाइक लेकर फिर से अपने ई मित्र के लिए निकल गया। सुबह मैं दुकान पर पहुंचा तो अनिकेत पहले ही दुकान पर आ गया था और वो झाड़ू वगैरह करने के बाद काम पर लग गया था। अनिकेत की यही बात मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करती थी। दरअसल वो बंदा काम करने से ज़्यादा कंसिस्टेंट रहता था। फिर मैं जाकर अपनी कुर्सी पर बैठा और अनिकेत को रात में हुई पूरी बात के बारे में बताने लगा। इस पर अनिकेत ने कहा, भैया लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो आज तक कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हवा की वजह से ऐसा हुआ हो। मैं अनिकेत की बातों से थोड़ा रूबरू तो हो सकता था, लेकिन जो दुकान से अचानक ही बाहर निकला था वो कौन था और उसकी जर्सी भी मुझे ठीक से नज़र नहीं आई थी। फिर उसके बाद मैं फिर से काम में लग गया, लेकिन आज दुकान में मेरा मन नहीं लग रहा था और बार बार ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर पर कुछ भारी सा वजन रख दिया हो। मुझे ऐसा लगा कि अब दुकान में मुझे घुटन हो रही है, तो मैंने अनिकेत को दुकान को संभालने को कहा और फिर बाहर आकर एक कैफ़े में चला गया जहाँ मेरे कुछ दोस्त भी बैठे हुए थे। मैं उसी कैफ़े में बैठकर एक बार चाय का कप घटकने में लग गया। तब जाकर मुझे थोड़ा ठीक महसूस हुआ और अपने दोस्तों से इधर उधर की बातें करने लगा। लेकिन मैंने किसी को भी उस दुकान के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानता था कि इस दुकान के बारे में बखान करने के बाद वहाँ की बेतुकी बातों का वर्णन होगा। लेकिन कल रात जो घटना मेरे साथ हुई थी उसे महसूस करके मुझे भी यही लगने लगा था कि उस दुकान के अंदर कुछ तो ऐसा है जो एक नॉर्मल इंसान की सोच से परे होगा। लेकिन उस वक्त मैंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना सही नहीं समझा, क्योंकि सिर्फ एक बार के लिए मैं अपने दिमाग को ख़राब नहीं करना चाहता था। फिर मैंने इस बात को दिमाग से निकाला। फिर मैंने सोचा कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। पूरे दिन काम करता रहा। फिर जैसे तैसे शाम हुई तो आज मैं जल्दी घर के लिए निकल गया, क्योंकि मुझे अब डर लगने लगा था। वैसे भी अंधेरा होते ही मेरे दिल में डर कुछ ज़्यादा ही सवार हो जाता था। खासकर उस दिन के बाद अब मेरा मन बेचैन रहने लगा था। इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए फिर से अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। लेकिन ये नॉर्मल होने का सबक बस कुछ दिनों का था, क्योंकि उसके बाद जो हुआ वो सच में हर किसी को डर से दहला कर रख दे। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही चौथे दिन की शुरुआत हुई है तब ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ नॉर्मल और सही हो गया है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कयामत की रात मेरा इंतज़ार कर रही है। फिर एक रात जब मैं फॉर्म लगाते लगाते थक गया था और इसी तरह पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी, और इसी तरह बहुत ज़्यादा थकावट होने के कारण मैं एक गहरी निद्रा में चला गया।
फिर जब मैंने अपनी आँख खोली तो मैंने देखा कि मेरे ई मित्र का दरवाज़ा खुला हुआ था। शायद अब तक तो अनिकेत घर जा चुका था। वैसे भी अनिकेत जब नींद में होता है तो बिना छेड़े ही घर चला जाता है। मुझे गुस्सा इस चीज़ पर आ रहा था कि आज मैं ना चाहते हुए भी इतनी गहरी नींद में लेट गया। अब तक तो रात के 10:30 बज चुके थे। फिर जब मैं उठकर दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा कि बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस मूसलाधार बारिश के बीच में बाइक पर बैठकर अपने घर पर जाना मुझे तो अब बिल्कुल भी पच नहीं रहा था। मेरे बगल में रहने वाले रामलाल दादा को जब मैंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने बताया कि वो तो कब के घर जा चुके हैं और इतनी रात तक तो पूरा का पूरा बाजार खामोश हो जाता है, यानी कि सभी लोग अपनी दुकान बंद करके घर के लिए निकल जाते हैं। अब तक जहां मुझे अपने घर होना चाहिए था तो मैं अभी भी बेवकूफ़ की तरह दुकान में ही पड़ा था। उसके बाद मैंने सोचा कि दुकान को बढ़ा देता हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद बारिश थमी तो यहाँ से निकल ही जाऊँगा। और यही सोचकर मैंने दुकान को बढ़ा दिया और फिर दुकान के अंदर ही आराम से बैठ गया। अभी मैं फ़ोन पर टाइम पास करने में ही लगा था कि तभी बगल में पड़े कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से ऑन हो गई थी और ये देखकर मैं पूरा अंदर तक सहम चुका था। उसके बाद मेरे ही बगल में रखे उसके कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से फ्लिप करने लगी और ये देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया। मैं अपनी कुर्सी से उठने ही वाला था कि तभी मेरे शरीर पर बहुत भारी वजन आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मैं छटपटा कर भी अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ। बहुत देर तक कोशिश करता रहा, अंत में हिम्मत टूट गई और उसके बाद मेरे पूरे शरीर में एक अजीब तरह की हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी भी कोई है जो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे घूर रहा है, लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। थोड़ी देर और बीत गई और मैं ज्यों का तो वहीं उसी कुर्सी के ऊपर ही बैठा हुआ था और तभी मैंने देखा कि वहाँ की ज़मीन में एकदम से कटाव आने लगा और ज़मीन फटने के कारण मेरी कुर्सी भी उस ज़मीन के अंदर समाने लगी। कुछ देर के बाद मेरी आंखें बंद हो गई और मेरी आंखों के सामने काला काला बहुत गहरा अंधेरा छा गया था, जिस वजह से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया और मैंने अपनी आंख बंद कर ली। लेकिन जैसे वो काला अंधेरा मेरी आंखों के सामने से हटा तो मैंने देखा कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जहाँ चारों तरफ लंबे लंबे खंभे बने हुए थे और उन बड़े खंभों के ऊपर उर्दू भाषा में कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। ऊपर से मुझे उर्दू भाषा के अबाउट कुछ भी मालूम नहीं था तो मैं उसे समझ नहीं पाया। फिर मैंने सोचा कि एक बार के लिए मैं इस कुर्सी से उठकर इधर उधर देखता हूँ। पहले से मैं काफ़ी डरा हुआ था, इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठ गया और फिर वहीं अपने आजू बाजू में देखने लगा। तभी मेरे कान में एक आवाज़ आने लगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, और ये आवाज़ मुझे किसी आदमी की लग रही थी। जब मैंने पलटते पीछे देखा तो मुझे वहाँ भी हवा के अलावा कुछ भी नज़र ही नहीं आया। मैं बहुत ही देर तक इधर उधर घूमता रहा लेकिन वहाँ कोई भी मौजूद ही नहीं था। मेरे पूरे शरीर में बिजली की तरह कंपन हो रहा था और मैं उस छोटी सी जगह में घूम तो रहा था लेकिन मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नज़र ही नहीं आया। फिर अचानक मुझे उस कुर्सी के ऊपर कोई बैठा हुआ नजर आया। फिर जब मैं उस कुर्सी की तरफ बढ़ने लगा था तो फिर अचानक ही मेरा कदम किसी चीज़ से टकरा गया और मैं हड़बड़ाहट में एकदम से वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं धड़ाम से ज़मीन पर गिरने के कारण मेरी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जिस चीज़ से मैं टकराया था। दरअसल मैंने देखा कि वो किसी की लाश थी जो अब गल चुकी थी। उस लाश की सड़ती हुई बदबू के कारण मेरा तो उल्टी करने का मन कर रहा था। फिर कुर्सी पर बैठे उस आदमी ने जब अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लंबे लंबे दांत वाला वो आदमी कोई भूत था जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा डरावना था। फिर वो आदमी एक ही पल में मेरी आंखों के सामने आकर एकदम से खड़ा हो गया। उस आदमी के उस भयानक चेहरे को देखते ही मैं उस जगह पर डर से एकदम से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, क्योंकि फिर जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं अपने ई मित्र के भीतर लेटा हुआ था और ज़मीन पर पड़ा था। ई मित्र के अंदर पानी भरने को आया था। जब मैंने समय देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। उसके बाद मैंने अपना बैग उठाया और ई मित्र का दरवाज़ा खुलने लगा। इस बार दरवाज़ा बड़े आराम से खुल गया और बाहर जाकर देखा तो अब बारिश थम चुकी थी।
आज हुई इस घटना से मुझे इस चीज़ के बारे में एहसास हो गया था कि लोगों की करी गई बातें अफवाह नहीं, बल्कि उनके पीछे बहुत सारी सच्चाई छुपी हुई है। फिर उसके बाद मैं अपनी बाइक पर बैठ गया। मैं अभी भी यही सोच रहा था कि वो मेरा सपना था या फिर मैंने हकीकत में कुछ देखा था। अगर मैंने हकीकत में कुछ देखा था तो फिर मैं उस ज़मीन की गहराई से वापस ऊपर कैसे आया, और उस ज़मीन के अंदर ऐसे कौन से राज दफनाए गए हैं जिनसे मैं अभी तक रूबरू नहीं हूँ। मैंने आज ही मित्र को बंद करने का प्लान बना लिया था, लेकिन फिर जब मैं अपने घर पहुँचा तो पता चला कि हमारे घर में गैस सिलेंडर फट गया है, जिससे पूरे घर में बर्बादी हो गई है। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि सिलेंडर फटने की एक जगह घर की रसोई थी, तो रसोई के अंदर कोई मौजूद नहीं था, तो किसी को कोई खरोंच तक नहीं आई थी। मुझे इस बात से राहत मिल रही थी कि रसोई के अंदर कोई नहीं था और किसी को खरोंच भी नहीं आई। लेकिन दूसरी तरफ मुझे इस चीज़ का भी डर लग रहा था कि ये सब ई मित्र की वजह से तो नहीं हो रहा। अब मेरा माथा सनक चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं सब कुछ सबके सामने ला कर ही रहूँगा। मैंने उस ई मित्र को तो बंद कर दिया, लेकिन फिर मैं उस ई मित्र की जगह वाले मालिक के पास पहुँचा। तब जाकर उस मालिक ने बताया कि इस चीज़ का रहस्य क्या है और क्या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। अगर मुझे इस चीज़ के बारे में जानना है तो जिस इंसान के पास 10 साल पहले ये जगह थी, अब मुझे उसी के पास जाना होगा। अब मैं कहाँ रुकने वाला था? मैंने घर की बर्बादी को देखकर ही बस ये सोच लिया था कि अब मैं बहुत ही जल्दी इस जगह की सच्चाई सभी के सामने ला कर रख दूंगा। उसके बाद जैसे ही मैंने उस जगह को ताले से लॉक कर दिया तो पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे घर पर अजीब सी चीज़ें होने लगी। कभी घर का सामान इधर से उधर बिखर जाता, तो कभी कभार हमारे घर के अंदर किसी के बच्चे और रोने की आवाज़ें आने लगती। साथ ही मुझे गंदे गंदे सपने भी आते थे। लेकिन अभी तक मैं 10 साल पहले वाले मालिक के पास नहीं पहुंच पाया। मेरे अंदर की सारी उम्मीद टूट गई थी। मुझे लगा कि अब मैं कभी भी उस दुकान के नीचे दफनाई गई चीज़ों के बारे में नहीं जान पाऊंगा, और अगर ऐसा ही होता रहा तो बस कुछ ही चंद दिनों के अंदर ही हम बर्बाद हो सकते हैं। फिर मैंने एक तांत्रिक से राय लेना सही समझा। दरअसल हमारे गांव के बगल में एक तांत्रिक बाबा रहते थे। उन तांत्रिक बाबा से मेरी भी काफ़ी ज़्यादा बातें होती रहती थी, इसलिए मैं उन तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और अपने साथ हो रही सभी अजीब अजीब हादसों के बारे में उन्हें बताने लगा। मेरी सारी बातों को अच्छे से जानने के बाद उस तांत्रिक बाबा ने कहा, तुमने उस जगह पर अपना धंधा बनाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिस जगह पर तुमने अपना धंधा बनाने की कोशिश की वो जगह एक श्रापित जगह है। तुमने कमाई तो अच्छी कर ली थी, लेकिन वहाँ से उठाया गया सारा का सारा सामान जो तुम्हारे घर आया था वो भी अब पूरी तरह से श्रापित हो गया है। उस तांत्रिक बाबा के कहने का मतलब साफ था कि मेरे घर के अंदर भी अब दूषित चीज़ें आने लगी हैं, यानी कि मुझे अपने घर का एक अच्छा सा इलाज करना होगा। और मैंने उस तांत्रिक बाबा से प्रार्थना की तो उन्होंने बताया कि आने वाली पूर्णिमा की रात को वो हमारे घर का इलाज करेंगे। मुझे 14 नारियल और 7 फूलों की माला और भी काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें बताईं जो पूजा में लाई जाती हैं। अब पूर्णिमा की रात को आने में केवल 4 दिन का वक्त था और हम सभी घर वाले टेंशन में रहते थे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हालांकि उस तांत्रिक बाबा ने मेरे हाथ में एक धागा दिया था, वो मैंने अपने घर की चौखट पर बांध दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी अंदर एक डर तो भरा ही रहता था। 4 दिन पहले की बात होगी जब हमारे घर में मेरी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसकी बीमारी की वजह भी वही आत्मा थी। किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय मैं अपनी बहन को उसी तांत्रिक बाबा के पास में ले गया, और उसमें हैरान की बात ये थी कि 1 घंटे के अंदर अंदर मेरी बहन एकदम पूरी तरह से ठीक हो गई थी। कुछ इसी तरह की घटनाएं बार बार मेरे घर में जन्म लेती, जो हम सभी को हैरत करके रखती थी। फिर पूर्णिमा की रात आई और उस दिन मैंने एक ऐसे डर को देखा था जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए मेरे कलेजे में बैठ गया। दरअसल उस रात जब हमने पूजा प्रारंभ की तो उसके शुरुआत में ही घर के चारों तरफ एक परछाई मंडराने लगी। उस तांत्रिक बाबा ने बताया था कि आज आपके घर पर कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर शायद आपको सदमा लग जाए, इसलिए आप थोड़ी हिम्मत ज़रूर रखना। उसके बाद जैसे ही पूजा अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक ही मेरे घर में बहुत जोर की हवाएं चलने लगी और अचानक ही दीवारों पर खून लगने लगा। फिर उस तांत्रिक बाबा ने कहा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो सामने से एक भयानक आवाज आई, मैं अपने इलाके में किसी धंधे को उभरने नहीं दे सकता। शायद ये कोई प्रेत था। फिर वो परछाई काले काले रंग में नजर आने लगी। सच में मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी बुरी तरह डर गया था कि मैं किसी पत्थर की तरह वहीं पर जमा रहा। फिर उन तांत्रिक बाबा ने शायद कुछ झाड़ फूक की और तब जाकर हमारे घर की स्थिति नॉर्मल हो गई।
लेकिन फिर उस तांत्रिक बाबा ने कहा, आज के बाद तुम उस ई मित्र पर कभी मत जाना, कभी भी वहाँ कोई अपना धंधा बनाने की कोशिश नहीं करना, और अगर आपने ऐसा किया तो इस बार कयामत आएगी। तो उस दिन के बाद मैंने उसी मित्र को अलविदा कह दिया। लेकिन ये डरावनी घटना आज भी मुझे डरा देती है। मेरी घर की स्थिति नॉर्मल हो चुकी है और अब मैं कहीं और बाहर काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अभी भी उस जगह पर काम होता है, लेकिन अब वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैंने महसूस किया है। उस तांत्रिक बाबा ने बताया था कि कई साल पहले वहाँ उसी जगह के मालिक को मारकर वहीं पर दफना दिया गया था। उसको मारने की वजह सिर्फ उसी जगह को हड़पना था, लेकिन उसको हड़पना तो दूर की बात, उस आदमी की मौत होने के बाद उस जगह के आसपास भटकने से भी हर कोई डर जाता था। लेकिन अब फिर से वहाँ काम होने लगा है। अब उसका अंजाम क्या होगा ये अंदाज़ा किसी को नहीं है। लेकिन मैंने तो अपनी ज़िंदगी से ये सीख ली थी कि कभी भी आंख मीच कर किसी भी चीज़ पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता उस चीज़ में कौन सी खोट निकल जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं